नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 31 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 31 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस संडे से हम आपके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज की एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 31 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया था। 31 जुलाई 1865 को ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व क्लीव्सलैंड ग्रैंडचेस्टर शहर में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन शुरू हुई थी। 31 जुलाई 1880 को प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1924 को मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने रेडियो प्रसारण संचालित करने का बेड़ा उठाया था। 31 जुलाई 1933 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा था। 31 जुलाई 1940 को स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का निधन हुआ था। 31 जुलाई 1948 को भारत में कलकत्ता में पहली राज्य परिवहन सेवा की स्थापना हुई थी। 31 जुलाई 1982 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 31 जुलाई 1993 को भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया था। 31 जुलाई 2006 को फिदेल कास्ट्रो ने अपने भाई को सत्ता सौंपी थी और 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये थी 31 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 की जगह लेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है और यहां एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसमें 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है और कई प्रवेश और निकास के लिए प्रावधान है। यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली और बहुविषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, CSIR ने UBI, IIT दिल्ली और विज्ञान भारती ने एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन्नत भारत अभियान के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान भारती नई दिल्ली ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन UBA के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंचान प्रदान करेगा। यह भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ साथ सहयोग की नींव भी रखेगा। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि वे समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण कर सकें। समझौता ज्ञापन में CSIR, IIT दिल्ली और विज्ञान भारती के बीच प्रभावी समन्वय होगा ताकि उन्नत भारत अभियान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब MOU पर हस्ताक्षर किस किस के बीच हुए हैं?
CSIR, IIT दिल्ली और विज्ञान भारती के बीच। तो आइए CSIR के बारे में जानते हैं। तो CSIR वैज्ञानिक एवं इन्वेंशन अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। हालांकि इसका वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है, फिर भी ये एक स्वायत्त संस्था है। इसका पंजीकरण भारतीय सोसाइटी पंजीकरण धारा 1860 के अंतर्गत हुआ है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी दोस्तों, और CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अभी महानिदेशक हैं शेखर मांडे, और अभी इसमें 17,432 कर्मचारी काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं IIT दिल्ली के बारे में। तो IIT दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों, यानी कि स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके अभी चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, और IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं वी रामगोपाल राव। कौन है दोस्तों? वी रामगोपाल राव। अब जानते हैं विज्ञान भारती के बारे में। विज्ञान भारती भारत की एक अशासकीय संस्था है जो भारत में स्वदेशी विज्ञान के विकास के लिए एक जीवंत आंदोलन के रूप में परिकल्पित है। इसकी स्थापना सन 1992 में जबलपुर में हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है अविद्या मृत्यु तिर्वा विद्या मृत्यु मुश्रिते, अर्थात अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करते हुए विद्या द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में, और इसके संस्थापक थे प्रोफेसर KL वासु, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय पी भाटकर। कौन है दोस्तों? विजय पी भाटकर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है राफेल मल्टीरोल कॉम्बैट जेट्स भारत पहुंचा, और उसके कितने लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं? 5 लड़ाकू विमान। तो राफेल जेट्स जो फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो के मैरिग्निक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया है। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी अगवानी की है और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए थे। इस बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें इसके अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर 17 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अंबाला में स्क्वाड्रन नंबर 17 है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन एरो नाम से। भारत सरकार ने 36 राफेल जेट की खरीद के लिए 23 सितंबर 2016 को फ्रेंच एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन के साथ 59,000 करोड़ रुपए की समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राफेल मल्टीरोल कॉम्बैट जेट्स को विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेटों में से एक माना जाता है, और यह भारत की वायु शक्ति की पड़ोस में अपने प्रतिद्वंदियों पर एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। अब भारत ने फ्रांस से कौन से लड़ाकू जेट ली हैं? राफेल। तो अब जानते हैं राफेल के बारे में। तो राफेल जो है वो डसॉल्ट राफेल या राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैनट डेल्टा विंग मल्टीरोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित राफेल का उद्देश्य वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पुनर्मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल को डसॉल्ट द्वारा ओमनी रोले विमान के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओमनी रोले। अब ये किस देश की कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है फ्रांस ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में फ्रांस। तो जो फ्रांस गणराज्य है उसका ध्वज है ये, और वहां का कुल चिन्ह है ये। तो फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। पेरिस इसकी राजधानी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार यह तीनों ओर से सागरों से घिरा है, और यह सुरक्षा की दृष्टि से इसकी उत्तम स्थिति नहीं है दोस्तों। तो जो फ्रांस है उसकी राजधानी है पेरिस, और वहां की राजभाषा है फ्रांसीसी, और वहां की सरकार के राष्ट्रपति हैं वो है एमानुएल मैक्रोन, और वहां के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। वहां संसद के 2 सदन है। उच्च सदन को वहां सीनेट बोला जाता है, और निम्न सदन को वहां राष्ट्रीय परिषद बोला जाता है।
फ्रांस की मुद्रा है दोस्तों यूरो या CFA फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओडिशा के अर्चना सोरेंग को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया है। तो ये हैं अर्चना सोरेंग। तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने का प्रयास कर रहा है। इस कदम के साथ अर्चना सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में जगह दी है। अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है और वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं और दस्तावेज संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। अब बात करते हैं महासचिव के युवा सलाहकार समूह के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीप राज्यों के युवाओं की विविध आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन, विज्ञान से लेकर सामुदायिक जुड़ाव, उद्यमशीलता से लेकर राजनीति और उद्योग से लेकर संरक्षण तक के दृष्टिकोण और समाधान पेश करेंगे। 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्रवाई और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षा में तेजी लाने की सलाह देंगे। अब उन्हें कहां के युवा सलाहकार समूह में किया गया है? वो किया गया है संयुक्त राष्ट्र के। तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र का झंडा। और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें अभी 193 सदस्य देश हैं। और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अब संयुक्त राष्ट्र के कुछ परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यानी कि स्थायी सदस्य। तो आपको उन सभी स्थायी सदस्यों के नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, IMF ने दक्षिण अफ्रीका के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए $4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूरी की गई सबसे अधिक राशि है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस ऋण को मंजूरी कोविड-19 से प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में प्राधिकारी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी है। दक्षिण अफ्रीका 4,50,000 से अधिक मामलों के साथ इस महाद्वीप का सबसे अधिक प्रभावित देश है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी से एक चुनौतीपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है और विकास में भारी कमी आने के कारण जरूरी सरकारी खर्चों के बावजूद पिछले एक दशक में आर्थिक गतिविधियां भी कमजोर हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता है। अब दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन की कोविड-19 ऋण की मंजूरी किसने दी है? IMF ने। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में भी सहायता करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। IMF की विशेष मुद्रा SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसे SDR कहा जाता है। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर है। तो SDR में किन किन मुद्राओं का यूज होता है? यूरो, पाउंड, येन और डॉलर। और IMF की स्थापना सन 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकारों के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा को तैयार किया था। 27 दिसंबर
1945 को 21 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब आईएमएफ ने किस देश के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दी है साउथ अफ्रीका को। तो ये रहा दोस्तों मैप में साउथ अफ्रीका। ये है साउथ अफ्रीका का फ्लैग और यह है वहां का एम्बलम। तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ लगती है। जबकि लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया जो कार्यपालिका है, और ब्लोमफॉन्टेन जो न्यायिक कैपिटल है, और केप टाउन जो एक विधायी कैपिटल है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है जोहान्सबर्ग। यहाँ की ये अफ्रीकांस, अंग्रेजी, दक्षिण एंडब्ले, उत्तरी सूट, दक्षिणी सूट, स्वाठी, तसोंगा, ट्वासवाना, वेंडा, कोसा, जुलू ये यहाँ की राजभाषा हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है दोस्तों? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं गालेमा मोंटलाते। कौन है दोस्तों? गालेमा मोंटलाते। और यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों रेंडिया जार। क्या कहा जाता है? रेंडिया जार। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। तो जो हमारा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा ने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो ये हैं हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। तो फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा 4 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें 2 विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज हैं। ये योजनाएं भारतीय दवा की क्षमताओं के विकास की दिशा में काम करेंगी और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करके इसे आत्मनिर्भर बनाएंगी। अब बात करते हैं 4 योजनाओं की विशेषताओं के बारे में। तो यह योजना दिशा निर्देश के जारी करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेंगी। इसके बंद होने के बाद 90 दिनों के भीतर चयनित आवेदकों को अनुमोदित कर दिया जाएगा। आवेदन केवल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य देश में 3 बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करना है। एक विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता को 1,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि के लिए है। अधिकतम 28 चयनित आवेदकों की बिक्री करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर 4 लक्षित अनुभागों में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाओं का लक्ष्य 53 विस्तृत दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसके आयात पर भारत गंभीर रूप से निर्भर है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो ये है स्टुअर्ट ब्रॉड जो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं उनकी ही बॉल पे सन 2007 में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। तो स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन में हासिल किया है। क्रेग ब्रैथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 500वें शिकार बने हैं। ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें 800 के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं। अब ब्रॉड बने हैं 7वें गेंदबाज जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं कि उनसे ऊपर कौन कौन से गेंदबाज हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, उन्होंने 800 विकेट लिए हैं। उसके बाद है सेन वॉन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। उसके बाद है भारत के अनिल कुंबले जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए हैं। उसके बाद है जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के जिन्होंने 589 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं दोस्तों। उसके बाद है ग्लेन मैकग्रेथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 563 विकेट लिए हैं। उनके बाद है कॉर्टने वॉल्स जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में
19 विकेट लिए हैं दोस्तों। और उनके बाद 7वें नंबर में आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वी आचार्य द्वारा लिखी गई क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। तो ये हैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य। यह पुस्तक SAGE पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक पर भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस परियोजना प्रदान करती है। अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए गए उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है, जो अधिकार केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है। इसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्य योजना साझा की है। क्रेडिट मध्यस्थों द्वारा ऋण आवंटन में सुधार करने और संभावित और कुशल पूंजी बाजार स्थापित करने के बारे में समाधान प्रदान करता है। पुस्तक में दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति पर पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों DRDO। तो जी हाँ दोस्तों, DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसका सही उत्तर देने वालों के नाम है मनीष ममगई, लर्न वोटान की, दीनू कार्की। और आज की वीडियो क्वेश्चन आप सभी को पता है। आज की वीडियो क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो दोस्तों संडे को हम आपके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित MCQ की वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसको करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप जरूर देखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।